अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाजरीन, आज 28 सितंबर है। पूरी दुनिया में ये दिन अखबारात और ख़बर की दुनिया उसके तौर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड न्यूज़ डे है और 3 दिन पेशतर जो है ये नेशनल न्यूज़पेपर रीडरशिप डे के तौर पर भी मनाया गया। पाकिस्तान में इसका ज़रा शोरा कम होता है क्योंकि एक तो पाकिस्तानी सोसाइटी जो है इसका अपना एक मिजाज है, इसके अपने मौज़ूआत हैं और जिन चीज़ों को लोग इग्नोर कर जाते हैं, पूरी दुनिया इग्नोर कर जाती है, उन पे हम हला बलू क्रिएट करते हैं, पकड़ लो शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान में इस हवाले से देखा जाए तो अखबारात और किताबें और ख़बर क्या होती है, इनकी पूरी दुनिया में जिस तरह से रिस्पेक्ट की जाती है उसका एक अशर अशीर भी हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। लेकिन ये एक बैनुल-अक़वामी अलमिया के तौर पर देखा जा रहा है कि अखबारात जो हैं, एक तो उनकी तादाद कम हो रही है, क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, अखबार नवीसों की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। ख़बर क्या हुआ करती थी, कैसे वो तब्दीलियाँ लाया करती थी। कोई बड़ा अखबार नवीस अशरों में कोई ऐसी एक बड़ी ख़बर देता था जिससे हुकूमतें या तो हिल जाती थी या तब्दील हो जाती थी। इस तरह का मामला पाकिस्तान में इस वक्त नज़र नहीं आता। पाकिस्तान का जो सियासी सीन है उसमें तरजीहात हर दो जगह पे, अपोजिशन की सतह पे भी, हुकूमती सतह पे भी, ख़बरों और किताबों और प्रिंटेड वर्ड जो है जिसे हम कहते हैं लिखा हुआ लफ्ज़, उसका एहतराम। बातें हम बहुत सुनते हैं, नारे भी बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन इस तरफ अगर देखा जाए तो हमारा रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा नहीं है। किसी ने भी अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। किताबें आज भी बहुत छपती हैं, लेकिन जब वापस आते हैं हम कि उस पर उसमें लिखे हुए लफ्ज़ की हुर्मत या उसका एहतराम या उसमें जितनी सदाकत है, सच है, अगर उसके मुतय्यन करने का कोई पैमाना, तो शायद हमारा रिकॉर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा पुअर होगा। नाज़रीन, अभी ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप भी देख रहे होंगे हमारे तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर इमरान खान साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब की गुफ्तगू पे मुश्तमिल एक ऑडियो लीक हुई है। 4 रोज़ पेशतर हमने देखा कि एक शोरा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो उनकी भतीजी हैं, उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू और इसी तरह से कुछ वफाकी वज़रा जो इस मौजूदा हुकूमत की कैबिनेट में शामिल हैं, उनकी गुफ्तगू, उसकी ऑडियोज़ लीक हुई हैं। इस पे अलग से सारा पाकिस्तान जो है वो तज्ज़िया भी कर रहा है और हर बड़े से बड़ा तज्ज़िया निगार उस पे दूर की कौड़ी लाने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी वो कंप्रोमाइज़ हुई है, साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम है, किसने बगिंग की है, किस तरह से ये जो न्यूज़ है ये बाहर आई है, ये गुफ्तगू बड़ी प्राइवेट थी। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस अगर अगर महफूज नहीं है तो कोई आम आदमी कैसे महफूज हो सकता है। इस तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ बहुत सारी गुफ्तगू की जा रही है, लेकिन कोई एक बात, एक मैं अभी तक इस इंतज़ार में कि कोई ये बात कह दे कि जो बातें लीक की गई हैं इनकी अपनी वैल्यू क्या है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा ऑडियो लीक्स मौजूद हैं और डार्क वेब पे मौजूद है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है बकौल फवाद चौधरी के $3,45,000 देकर वो, या उनकी डिमांड है डार्क वेब के जो मैनेजर या वो ओनर्स हैं कि ये पाकिस्तानी हुकूमत को ये सारा डाटा दिया जा सकता है $3,45,000 के एवज़। इसकी अहमियत क्या है? आज इसी तरह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब की गुफ्तगू जो है उसकी एक उस पे मबनी एक ऑडियो वो रिलीज़ की गई है। इसका एतबार कैसे किया जाए? एक ही चीज़ है जो इसको एतबार दे सकती है कि उसका कंटेंट क्या है? क्या वो वाक़यतन इस अहमियत का हामिल है कि उससे ख़बर बन सकती है? मेरे नुक्ता नज़र से साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो अपनी हुकूमत की तब्दीली के लिए अमरीकन गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार करार दिया था, ये साइफ़र जिसकी आज ऑडियो लीक की गई है और उस पर रात को बड़े-बड़े तबसरे भी होंगे, वो 3 स्टेप से गुज़र के एक ऐसी ख़बर बनी जिससे इमरान खान साहब ने ये जवाज़ पैदा किया कि मेरी हुकूमत को तब्दील करने के लिए अमेरिका जो है, ये नहीं फ़ॉरेन साजिश हुई है, गैर मुल्की साजिश से के नतीजे में मेरी हुकूमत जो है वो तब्दील की गई। वो एक पॉपुलर जमात के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनका अपना ज़ाती एक पूरी दुनिया में सेलिब्रिटी के तौर पर तारफ़ मौजूद है। वो अगर इस किस्म की बात करते हैं तो उसमें जो सपोर्टिव कैरेक्टर्स साथ में उनका एनालिसिस करना ज़रूरी मालूम होता है। बाकी तजिया आप ख़ुद कर सकते हैं कि उनकी हुकूमत किसी साजिश के नतीजे में गई थी या ये साइफ़र जिसकी वो बुनियाद बना रहे थे। 2 रोज़ पेशतर मेरा ख़्याल सैटरडे को उन्होंने हुकूमत को
ये ऑफ़र करवाई है कि अगर मैं पार्लियामेंट में वापस आने के लिए तैयार हूँ, अगर ये साइफ़र जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन जो आप करवा लें। मेरा ख़्याल ये एक अच्छे शुरुआत का आगाज़ हो सकता था उनकी इस ऑफ़र से, जो हुकूमत ने मेरा ख़्याल है कि उसको लूज़ किया है। बाकी तजिया इस बात का होता रहेगा कि कौन-कौन से कैरेक्टर हैं जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया, और एक सिंपल से साइफ़र को जिसमें हमारे पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जो थे मुतय्यन बा न्यूयॉर्क या वाशिंगटन, उन्होंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन पे मबनी एक साइफ़र लिखा था। वो बाद में एक स्क्रिप्ट की शक्ल कैसे बना, और ये इस ऑडियो जो लीक की गई है इसमें मौजूद है। नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू करने का बुनियादी तौर पर मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चीज़ें रिलीज़ होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा मशकूक रहेगी, क्योंकि रिपोर्टर कुछ कहता है और जो न्यूज़ चलती है उसमें 3-4 प्रोसेस से गुज़र के एक ख़बर बनाई जाती है, फिर उस पे तज्ज़िये किए जाते हैं। अगर ख़बर की जो असास है, जो उसकी बुनियाद है, वो झूठी हो जाए तो सारा टाइम और जो उस पे मेहनत की गई है वो ज़ाया हो जाती है। दूसरी तरफ हम चलते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट आर्गूमेंट्स मौजूद रहेंगे। जो प्रिंटेड वर्ड होता था, जो अखबार में छपता था और जो किताब में जाता था, उसका एहतराम इसलिए बाकी रहता था कि एक ज़िम्मेदारी होती थी, न्यूज़ फाइल की गई है, उसको चेक किया गया है, सोर्स देखा गया है, और उसके पीछे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते थे कि क्या आपके पास ये सारी खबर को साबित करने के लिए कि दुरुस्त खबर है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। पूरी दुनिया में इस तनाजुर में देखा जाए तो मैंने आगाज़ में कहा कि इतने इतने बड़े अखबार नवीस गुजरे जिनका एतबार एक सच्चे और खरे आदमी के तौर पर था। ये जो लिखता है, जो कहता है, वो दुरुस्त होता है। मैं 2 एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं, वो रखता हूँ। 1972 में अमेरिका में वाटरगेट स्कैंडल, द वाशिंगटन पोस्ट के अंदर सबसे पहले उसकी शुरुआत हुई। रिचर्ड निक्सन की हुकूमत थी, उनको बाद में इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उसके मेन कैरेक्टर्स जो थे उन पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम जो था वो साबित हो गया था। वाशिंगटन पोस्ट ने वो स्टोरी ना सिर्फ ब्रेक की बल्कि उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, और सुपर पावर अमेरिका का उस वक्त का प्रेसिडेंट जो है उसको अपनी क्रेडिबिलिटी जब मशकूक हुई है तो उसको इस्तीफ़ा दिए बगैर कोई चारा नहीं था। इसी तरह से देखा जाए तो हमारे सामने मौजूद हैं वो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स जिनके नतीजे में, ख़बरों के नतीजे में, प्रिंटेड वर्ड की हुर्मत की बात करता हूँ, उसकी सदाकत की बात करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मार्जिनलाइज करना या इसको कम अहमियत साबित करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन ख़बर के जो ज़राए होते हैं और अखबार नवीस कितना क्रेडिबल है, उसकी ख़बर इसको जवाज़ फ़राहम करती है कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। एक बाकायदा सिस्टम हुआ करता था जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया आने के बाद वो ख़त्म हो गया है। इसमें फ़ेक न्यूज़ और सोशल मीडिया पे जाने वाली गॉसिप जो है वो, और एक ख़बर, इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस हुआ करता था और होना चाहिए वो ख़त्म हो गया है। अब हर आपकी और मेरी की हुई गुफ्तगू या सोशल मीडिया पे कोई चीज़ टिकटॉक की शक्ल में चली आए, या इंस्टाग्राम पे हम पे कोई चीज़ देख लेते हैं, या किसी और सोशल मीडिया या समाजी राब्ते की वेबसाइट पे कोई चीज़ें जो मौजूद होती हैं, अगर आप उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करें तो जो सोर्स निकलेगा अल्टीमेटली वो इतना काबिल यकीन नहीं होगा कि उसकी बुनियाद पे एक बड़ी खबर जो है वो ब्रेक की जा सके। लेकिन हमारा सारे का सारा सिस्टम जो है, जिसे हम कल तक अखबार नवीस और अखबार बीन के दरमियान ताल्लुक़ को कहा करते थे, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके स्पेक्टेटर्स हैं, उसके व्यूअर्स हैं, उनके दरमियान वो रिश्ता नहीं बन पा रहा जो अखबार नवीस या ख़बर और अखबार और उसके कारी के दरमियान हुआ करता था। लोग आज भी कहते हैं पाकिस्तान में नवाए वक्त को, जंग को, डॉन को बड़े अखबार हुआ करते थे, उनमें छपा हुआ लफ्ज़ जो था उसको दुरुस्त समझा जाता था। उनके उनके अंदर लिखे हुए मज़ामीन को और ख़ास तौर पर उनके अदारियों को लोग सही समझते थे, दुरुस्त समझते थे, और उसको उस ओपिनियन को समझते थे कि यही सच है, चाहे हुकूमत उसको छुपाने की जितनी मर्ज़ी कोशिश करे। इस सारी आज की गुफ्तगू का मतलब बुनियादी तौर पर यह है कि हमें एक ऐसा मुआशरा चाहिए जो जमहूरी अक़दार पर ना सिर्फ ये कि बिलीव करता हो बल्कि उनको प्रमोट करने के लिए अपना रोल प्ले करे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आइन की बालादस्ती या जमहूरी मुआशरों में जो हमें इंसानी आज़ादियाँ नज़र आती हैं वो सिर्फ़ इसलिए हैं कि उनके जो ज़राए हैं पब्लिक ओपिनियन को मोटिवेट करने के, उसको बिल्ड करने के, उनका एक एतबार मौजूद है। हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम डेवलप सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब अखबार नवीस को ख़बर फ़ाइल करने की आज़ादी हो, उसका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसको जमहूरी तौर पर, आइनी तौर पर प्रोटेक्ट किया जाए और तमाम इदारे उसका एहतराम करें। वो ख़बर लेना चाहता है, इसलिए लेना चाहता है कि लोगों को आगाह करे कि असल हकीकत किस जगह पे है, ख़बर किस जगह पे है और वो दुरुस्त ख़बर है। हमारे यहाँ ये इसलिए भी मौजूद नहीं है कि अखबार नवीस डर गए हैं
اور وہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے کام کریں یا کسی اخبار کے لیے کام کریں، ان کو کئی ایسے ذرائع ہیں جو پرتشدد بھی بعض اوقات شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور ان کو خبر دینے سے روکا جاتا ہے، خبر چھپ جائے تو ان کو گم کر دیا جاتا ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ سیکیورٹی ایجنسیز یہ کام کرتی ہیں، بلکہ اس میں دہشت گرد گروپ جو ہیں اور کالعدم تنظیمیں وہ بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ پاکستان میں ایک لمبی فہرست ہے ان مارے جانے والے اخبار نویسوں کی جو اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران یا تو مارے گئے یا ان کو غائب کر دیا گیا۔ آج کی گفتگو میں میں نے دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں ہمیں جمہوری معاشرہ قائم کرنے کے لیے جمہوری اقدار کو عزت دینا ہوگی، اور پاکستان کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس اعتبار کو قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔